हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। संविधान की जो बनावट थी उसमें सबसे पहले प्रस्तावना का क्या रोल होता है, संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो भारत में अगर देखें दोस्तों, एक इधर कहीं यूरोप था, यूरोप के आसपास इधर अफ्रीका, इधर कहीं हमारा एशिया था, और इस एशिया में इधर कहीं हमारा भारत था। अगर भारत में देखा जाए, कहा जाता है भारत की खोज किसने की, तो वहां वास्को डी गामा का नाम आता है। क्या भारत खो गया था कहीं? नहीं दोस्तों, कहीं खोया नहीं था। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो ये भारत का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही यहाँ से लेके यहाँ यूरोप की तरफ, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है, और इस एशिया में ये हमारा कहीं इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है। तो दोस्तों, हमारा जो ये व्यापार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इंडिया से लेके यूरोप के कॉन्टिनेंट में जो देश बसे हुए हैं उन लोगों के साथ व्यापार चलता था। इधर कहीं जो अरब था, इन लोगों का जब एक दूसरे से अग्रेशन हुआ, एक दूसरे का वॉर हुआ, तो यहाँ पे जो है ये लैंड रूट बंद कर दिया गया। तो यहाँ से पुर्तगाली एक थे वास्को डी गामा, यहाँ से निकल के इस तरफ से आते हैं और यहाँ कहीं गुजरात में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि यूरोप का हमारे साथ व्यापार फिर से शुरू होता है। इस वजह से कहा जाता है भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा को कहा जाता है। तो यूरोप की तरफ से, यूरोप के कॉन्टिनेंट से कई देश आए थे। कौन कौन से आए थे दोस्तों? पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे। ये इन लोगों के आने का क्रम रहा है। कई बार एग्जाम में इनके आने का क्रम पूछ लिया जाता है, यूरोप क्या कोई देश है? यूरोप कोई देश नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट में कई देश होते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में कई देश हैं और हमारा प्यारा भारत भी उसी में का एक हिस्सा है। ठीक उसी तरीके से यूरोप में भी कई ढेर सारे देश हैं, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल हमारे भारत में आते हैं, और सबसे बाद में यही पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं, और 1961 हमारे आज़ादी के बाद ये यहाँ से जाते हैं, कहाँ? वापस पुर्तगाल में, सॉरी यूरोप में। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से इनके आने का क्रम था। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आता है, फिर इंग्लिश आता है, फिर डेनिश आता है, फिर फ्रेंच आते हैं। ठीक दोस्तों, इतने लोग हमारे यहाँ आते हैं। जैसे अगर दोस्तों इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक भी हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? एक पीडीएफ फाइल होती है ना, उसी को हम लोग पीडीईडीएफ कर लें। पीडीईडीएफ, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये इनके आने का क्रम हो जाएगा। इनमें से दोस्तों ये जो ई है ना, देखिए ये जो ई है ना, ये हमारे ऊपर रूल करते हैं। ई फॉर इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो हमारे ऊपर रूल किए थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन, वर्ष 1600 की बात है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। धीरे धीरे दोस्तों ये व्यापार, ये आती किस लिए है दोस्तों? व्यापार के लिए, ट्रेड करने हमारे इंडिया में आती है। व्यापार करने के क्रम में धीरे धीरे इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ, मतलब कि आप वहां पे कह सकते हैं कि जो रिश्वतखोरी इस कंपनी में और ये सारी चीजें बढ़ गई थी। तो 1773 से ब्रिटेन कुछ नियम पारित करना शुरू कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि अब यहाँ पर जो है एक सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, और व्याप्त कुरीतियां हैं जो आपके कंपनी में, वो सारी चीजें दूर की जाएंगी। 1773 से लेके 1857 की क्रांति, जो कि मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू की जाती है, और उसके बाद वो सारा तात्कालीन कारण था, कारण तो और भी सारे थे। दोस्तों, इसको थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करने का ये अर्थ है कि संविधान में घुसने से पहले कुछ चीजों को अगर हम लोग जान लेंगे, जो बेसिक क्लैरिटी रहेगी, तो उससे चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, 1857 के बाद से ये सारा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारी चीजें चली जाती हैं। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सभी चीजें चली जाती हैं। जो भी भारत का जो भी टेरिटरी है, ये जो अपना इंडिया है, पूरा कंट्रोल दोस्तों इस पर किसका हो जाता है? ब्रिटेन का हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो 1857 के बाद से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था, उसके बीच तक में हम लोग इसी ड्यूरेशन को दोस्तों अगर आप कहेंगे ना, तो इसी ड्यूरेशन को कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता पाने के लिए क्या क्या संग्राम हमने किए थे, वो सारी चीजें देखते हैं। उसी लिए दोस्तों इसका एक कड़वा अनुभव भी था। अगर दोस्तों अधिनियमों को देखें तो 1858 से लेके 57 के बाद 1858 में एक अधिनियम आया, उसके बाद से लेके धीरे धीरे 1947 तक जो भी चीजें हुई, उन सभी चीजों का अगर देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्याख्या आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है दोस्तों, इसका अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानने से पहले अच्छा थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके संस्तुतियों के आधार पर बना था। दोस्तों, अगर हम देखें तो हम लोग का प्रयास जो है ये 1919 के आसपास से ही शुरू हो गया था। कैसे हुआ था दोस्तों? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, 1914 से 1918 तक,
तो गांधी जी को भर्ती करने का सार्जेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब ब्रिटेन की तरफ से जब युद्ध करने की बारी आई, जर्मनी से और अन्य देशों के साथ जब युद्ध करने की बारी आई, तो भारतीयों से ब्रिटेन वालों ने ये कहा कि आप गांधी जी आप एक काम करिए, आप अपने देश में जितने भी लोग हैं जिनको भी आपको लगता है कि इनके अंदर सैन्य क्षमता है, इन्हें हमारे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में उतार दीजिए। गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? कहे मैं आपके लिए एक काम ये करूंगा, अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको आज़ादी दे दूंगा। तो कहा गया ठीक है। 1914 से 18 तक, 1914 से लेके 1918 तक हमारी तरफ से भी कुछ लोग गए युद्ध में लड़ने के लिए। युद्ध में लड़ने के बाद जब ये 1918 में खत्म हो जाता है ये युद्ध, तो 1919 के आसपास गांधी जी जाते हैं, उस समय अगर आप देखेंगे तो जो भी वायसराय थे उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने आपका सहयोग किया, अब आप जो है हमको आज़ाद करने की बात कहे, तो चलिए अब आप हमको आज़ाद करिए। तो उन्होंने कहा हु द हेल यू आर, तो गांधी जी ने कहा मैंने आपका सहयोग किया, पर आपने मेरा असहयोग किया, इसलिए हम 1919 में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन चलाएंगे दोस्तों? असहयोग आंदोलन। इसी के बाद से दोस्तों हमारे संविधान जो है ये बनने की आगे चर्चा शुरू होती है। कब से दोस्तों? 1919 के आसपास से। अगर उसको दोस्तों हम लोग देखने की कोशिश करें, सबसे पहली बार संविधान सभा बनने की जो बात है ये 1942 के क्रिप्स मिशन से शुरू होती है। 1942 के क्रिप्स मिशन से शुरू होती है, लेकिन इसकी जो कैबिनेट मिशन आता है वो जो रिकमेंडेशन देते हैं उसका रिकमेंडेशन कुछ और रहता है और 1942 का कुछ और रहता है। 1942 में कौन आए दोस्तों? क्रिप्स मिशन आए। 1946 में कौन आए थे? कैबिनेट मिशन। अच्छा, इस कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? जब आप भारत में देखेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत आए थे। ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मिनिस्टर भारत आए थे। कौन कौन थे दोस्तों? तो इसको भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसको आप लोग लैग से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं? लैग से। एल से हो जाएगा लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स। एल से लॉरेंस, एल से लीडर। इसके लीडर कौन रहते हैं? पेंथिक लॉरेंस इसके लीडर रहते हैं। हम लोग का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर बनता है। हालांकि अगर सबसे पहले प्रयास की बात करें तो क्रिप्स मिशन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी बनाने की चर्चा की गई थी। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो भारत और भारतीयों के लिए स्वीकार नहीं था। तो दोस्तों अब हम लोग संविधान की प्रस्तावना की तरफ चलते हैं। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले प्रस्तावना क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रस्तावना में व्यक्त तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना में एक बार जो संशोधन हुआ है वो संशोधन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बाद ये भी देखेंगे क्या ये प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है या नहीं है। कई कई समय पे ये कहा गया कि हमारे भारत के संविधान का अंग है, कई बार ऐसा नहीं कहा गया। और दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतने चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग किस पर चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग व्हाट इज प्रियम्बल पर बात करेंगे कि प्रस्तावना होती क्या है। दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों को, संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों के विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों का समावेशन जो है वो प्रस्तावना में होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों? जैसे एक लेखक अपनी कोई किताब लिखता है, उसको कुछ अध्यायों में डिवाइड करता है, और कुछ पेजेस में उसको समेटने का प्रयास करता है। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब एक पेज पलटेंगे तो उसमें पूरे किताब में वो क्या लिखा है, उस सभी चीजों को एक चार्ट के माध्यम से एक ही फॉर्मेट में वो बता रहा होता है कि इस किताब में हम इन चीजों का समावेशन करने जा रहे हैं। उसी तरीके से संविधान में पूरे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं उन सभी चीजों को कुछ चीजों में डिवाइड करके लिखा है। जिस तरीके से लेखक जो है अपने थिंकिंग को, आइडियाज को और अपने थियरी गोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरीके से संविधान सभा में भी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें 4 बातों को ज्ञात कराती है। कितने बातों को ज्ञात कराती है दोस्तों? 4 बातों को। सबसे पहले वो ये बताता है कि संविधान का समस्त स्रोत जो है, पूरे संविधान का जो पावर है वो किसके पास है? तो दोस्तों वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास। कैसे दोस्तों? हम भारत के लोगों के पास। अच्छा, क्या हम लोग कह सकते हैं कि सारी पावर हमारे पास है? तो दोस्तों क्यों नहीं है, बिल्कुल है हमारे पास। कैसे है? देखिए,
दोस्तों जो हमारे यहाँ पे अगर राष्ट्रपति देखा जाए, राष्ट्रपति जी को अगर देखा जाए तो संवैधानिक पद और सर्वोच्च पद है, इनको भी हम इलेक्ट करके भेजते हैं, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से भेजते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन करके भेजते हैं, लेकिन भेजते कौन है दोस्तों? हम, जिसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग वी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, चाहे आप इसकी बात कर लें, चाहे हम लोग किसी को चुन के भेजते हैं, चाहे हम लोग कोई सा भी आप देखेंगे स्कीम्स वगैरह भी लागू होती हैं, हमारे ऊपर ही होती हैं, तो सभी चीजों का स्रोत कौन है दोस्तों? हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, संविधान की समस्त शक्ति का स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, पहली चीज ये अवगत कराता है हमें संविधान की प्रस्तावना। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि सारे थियोरेटिकल पार्ट भी बनते हैं, कई बार प्रस्तावना को हम लोग बहुत हल्के में इसको स्टडी करके चले जाते हैं, फैक्चुअल डेटा को। आइए थोड़ा सा इसको हम और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सेकेंड एलिमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर्म ऑफ स्टेट, कि राज्य का स्वरूप क्या होगा। राज्य का स्वरूप जानने से पहले राज्य का दर्जा किसे देंगे दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे। किस चीज का दर्जा? राज्य का। देखिए यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है कि राज्य की परिभाषा में हम लोग किसे किसे शामिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी थोड़ी नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करने के बाद इसको इजीली समझने का प्रयास करेंगे। देखिए राज्य हम लोग किसको कह सकते हैं? भारत भी एक राज्य है और उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। क्यों राज्य है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक भूभाग होगा, भूभाग मतलब कोई एक एरिया, एक लैंड एरिया होगा, उस भूभाग पर कुछ जनसंख्या निवास करेगी, उस भूभाग पर कुछ जनसंख्या निवास करेगी, उस जनसंख्या की एक सरकार होगी, उस जनसंख्या की एक सरकार होगी। और क्या अभी ये राज्य बन चुका है? भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है। हमारे पास भी उत्तर प्रदेश में एक भूभाग है, कुछ जनसंख्या है, उसकी एक सरकार है। ये सरकार तब तक सरकार नहीं, ये राज्य नहीं कही जाएगी जब तक ये राज्य संप्रभु नहीं होगी। अब संप्रभु क्या होता है दोस्तों, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता क्या होती है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अगर हम लोग संविधान की प्रस्तावना भी देखें, सबसे पहले सॉवरेन, जिसको कि दोस्तों अभी संप्रभु कहते हैं, इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संप्रभुता क्या होती है यह भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सोशलिस्ट है हमारा, इन सभी चीजों पर अभी डिस्कशन करेंगे। सेक्युलर भी है हम लोग, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन भी है। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है ये देखेंगे। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें दोस्तों, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति या प्राधिकार, सर्वोच्च शक्ति या प्राधिकार को ही संप्रभुता कहा जाता है। सर्वोच्च शक्ति या प्राधिकार कैसे? तो इसको दोस्तों दो तरीके से देखते हैं, एक आंतरिक तौर पर, एक आंतरिक तौर पर और दूसरा बाह्य तौर पर। आंतरिक तौर क्या होगा भारत के लिए? भारत का जो एरिया है, भारत का जो एरिया है वो आंतरिक तौर पर। और बाह्य तौर पर हम लोग देखें दोस्तों विदेशी या फिर जो हम लोग इंटरनेशनल जो बात करते हैं उसकी होगी। कैसे देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय ये हुआ कि भारत की आंतरिक क्षेत्र की सरकार, दोस्तों सरकार तीन प्रकार की होती है। सरकार के ऑर्गन अगर देखें तो तीन तरीके से होते हैं। कौन कौन होता है? विधायिका, कार्यपालिका, तीसरा होता है दोस्तों न्यायपालिका। इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक दोस्तों, ये तीन प्रकार के होते हैं। जब हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए, देखिए दोस्तों आज़ादी हम लोग 1947 में पा गए थे, लेकिन हम लोग क्या अगर देखा जाए 1946 में, आप एक चीज़ गौर करिएगा, हम लोग दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का ये कहना था कि देखिए हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अभी फ्रांस बचा हुआ है और गोवा फ्रांस बचा हुआ है, पुर्तगाल बचा हुआ है, आपके ऊपर अगर वो रूल कर दिए तो कहें तो फिर क्या किया जाए? कहें हम 46 में हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप सरकार चलाने का तरीका सीखिए कि क्या ये आप तैयारी आपकी सही है कि नहीं। 1946 से लेके 1951 तक 5 वर्ष का टाइम दिया गया और इसमें भारत जो है ये तौर तरीकों को सीखा और काफ़ी चीज़ों को जानकारी ली। उसके बाद आप देखेंगे 1951 में जाके चुनाव हुआ है और पहले जो प्रधानमंत्री हैं 1952 में बने हैं। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करिएगा दोस्तों, कभी चीज़ें गलत नहीं होगी। तो अब संप्रभुता का इससे क्या आशय है ये भी अभी देखिएगा। भारत का आंतरिक क्षेत्र, जिसको हम लोग आंतरिक, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों चीज़ों पर समन्वय आंतरिक तौर पे बनाएगा। और बाह्य तौर पर जैसे विदेशी जो तौर तरीके हैं, विदेशी जो भी ट्रीटीज वगैरह साइन होती है या जो अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स जो भी होंगे, उस पर भी सारे निर्णय कौन लेगा? आखिरी भारत ही लेगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। संप्रभु को आंतरिक तौर पर यानी भारत के तौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तौर पर भारत उसको क्रियान्वित करेगी। और बाह्य तौर पर विदेशी जो भी ट्रीटीज होंगी, जो भी संधि होंगी, वो सारे भी निर्णय कौन लेगा? भारत ही लेगा और कोई नहीं ले सकता। ठीक दोस्तों, सॉवरेन का ये मतलब हो गया।
सर्वोच्च शक्ति या प्राधिकार आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर दोनों को कौन डील करेगा दोस्तों? भारत करेगा, किसी और का रूल नहीं चलेगा। ठीक है, आइए चलिए हम लोग दोस्तों थोड़ा सा सोशलिस्ट की तरफ चलते हैं। सोशलिस्ट जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करेगा अलग अलग तरीकों से। दोस्तों सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? समाजवाद। समाजवाद जो दोस्तों, इसको क्या हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से समझेंगे? नहीं। समाजवाद का आशय होता है दोस्तों जहां पर केंद्र में हम लोग दोस्तों समानता को रखें। केंद्र में किसको रखें? समानता को रखें। जैसे अगर अनुच्छेद 39 को और 40 को पढ़ेंगे, 39 में लिखा हुआ आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। दोस्तों अगर किसी के पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए है और किसी के पास कुछ रुपए नहीं है, तो क्या इन दोनों की अमीरी गरीबी को दूर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जिसके पास कुछ रुपए भी नहीं है उसको सरकार कुछ सोशलिस्ट अप्रोच से कुछ पैसे उसको देके प्रमोट करेगी कि हाँ आपके पास भी कुछ वेलफेयर का काम हो सके। तो समानता को केंद्र मानकर जो जो पॉलिसीज अपनाई जाएंगी वो सारा दोस्तों किसके अंदर आएगा? सोशलिस्ट के अंदर आएगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा सेकुलर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दोस्तों सेकुलर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी और इंटॉलरेंस। देखिए दोस्तों दो चीजें होती है, एक धर्मनिरपेक्ष होता है, एक पंथ निरपेक्ष होता है। धर्मनिरपेक्ष से आशय ये होता है जहां पर धार्मिक मतलब धर्म के आधार पर कानून ना बनाया जाए, धर्मनिरपेक्ष के आधार पर कानून न बनाया जाए। पर हमारा जो है ये हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष ना होकर दोस्तों कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का दोस्तों आशय क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष के जो जो गुण है वो तो अप्लाई होंगे, उसके वो तो ठीक ही है। इसके अलावा हम जो है धर्मों से समान दूरी अपनाएंगे, धर्मों से समान दूरी अपनाएंगे। अर्थात अगर देखा जाए तो जैसे अनुच्छेद 14 को देखें, अमर, अकबर और एंथोनी, अगर 3 लोग एक बाइक से जा रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 रुपए चालान का प्रक्रिया है तो 10 रुपए तीनों लोगों से लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर रिलीजियस से आते हैं तो आप 12 देंगे या आप जो है 8 देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पंथ निरपेक्ष को हम लोग इससे समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष में एक और चीजें देख सकते हैं जहां धार्मिक सहिष्णुता, समानता और धर्म की आजादी दी जाती है दोस्तों, उसको हम लोग पंथ निरपेक्षता से उसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को समझने का कोशिश करते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए दोस्तों सरकार जो होती है वो 2 प्रकार से चलती है। सरकार 2 प्रकार से चलती है। एक होता है दोस्तों जहां पे जो प्रतिनिधि जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जहां दोस्तों जनता के द्वारा चुने जाएं उसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। और दूसरा दोस्तों होता है राजतंत्र। सरकार का दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? राजतंत्र। जहां पे आप देखेंगे तो राजा का बेटा राजा बनता चला आए या पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सरकार बनती चली आए, तो वो दोस्तों राजतंत्र के दायरे में आएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ डेमोक्रेसी को हम लोग समझ लिए, जहां पर जो प्रतिनिधि होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए रिपब्लिक को समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गणराज्य। दोस्तों इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी इसीलिए रखे हैं ताकि दोनों मीडियम के लोगों को समझने में सहजता रहे। गणराज्य क्या होता है दोस्तों? देखिए सरकार का प्रमुख कौन होता है? अगर यहाँ पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं किसी एक चीज को तो आप मन में उसका उत्तर जरूर सोचते रहिए। सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख कौन होता है? अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद सीएम होते होंगे या राज्यपाल होते होंगे, ऐसा नहीं है। सरकार का प्रमुख दोस्तों होता है प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अच्छा आप ये समझने की कोशिश करिए कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति कैसे होता है। जब भी अगर आप देखेंगे किसी एक राज्य में कोई ऐसा विद्रोह या ऐसा कुछ भी अगर चलता रहता है तो वहां पे चीजों को किसके हाथ में दे दी जाती है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ना। अतः लास्ट अगर कहा जाए राज्य का, भले ही राज्यों में कई सीएम हो कई राज्यपाल हो, कार्यपालिका शक्ति भले ही राज्यपाल में निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति भले ही राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन अगर कोई भी राज्य में कोई भी अगर उथल पुथल होती है तो लास्ट में वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाएगा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, अच्छा फैक्ट है ये आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने सॉवरेन समझ लिया, सोशलिस्ट समझ लिया, सेकुलर समझ लिया, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, 3 चीजों को दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया है। 4 चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। पहला, शक्ति निहित होगी जनता के अंदर। दूसरा, रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ स्टेट। फॉर्म ऑफ स्टेट क्या होगा? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा एलिमेंट क्या कहता है, इसको हम लोग दोस्तों समझने जा रहे हैं। थर्ड एलिमेंट ये कहता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी
और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय देने की बात की गई है? तो 3 प्रकार की। यहाँ ये जो 3 लिखा है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगर दोस्तों सामाजिक को समझने का कोशिश करें तो समाज में कोई भी ऊंच नीच की भावना हो उससे हम लोग को जस्टिस दिलाएगा। आर्थिक रूप से कोई अगर कमजोर है तो उनके लिए आप देखते होंगे तरह तरह की पॉलिसीज आती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय का दोस्तों क्या मतलब होता है? सिंगल वोट का राइट हो। अंबानी जी को अगर एक वोट देने का अधिकार होगा तो जो पर्टिकुलर अगर कोई डाउन पे है तो उसको भी एक ही वोट का अधिकार होगा। तो राजनीतिक न्याय दोस्तों उनको ऐसे दी जा सकती है। 5 प्रकार के समानता की बात किया है। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे समानता है। अगर देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने टाइप की दोस्तों? 5 टाइप की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार के इक्वेलिटी की बात किया है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखेंगे दोस्तों तो 2 प्रकार की यहाँ पे बात किया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। कितने की दोस्तों? 2 प्रकार, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, अगर दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं, प्रतिष्ठा व अवसर, अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो वो हमें गरिमामयी जिंदगी देने का जो है अधिकार प्रदान करता है। दूसरा दोस्तों अगर अवसर में देखें, अनुच्छेद 16 को देख सकते हैं, अनुच्छेद 39 को देख सकते हैं, तो अवसर की समानता की बात हम लोग दोस्तों इसमें देख सकते हैं। फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें, बंधुता बढ़ाने की बात करेगा, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये हमारा संवैधानिक लक्ष्य रहेगा। संविधान हमको क्या चीजें प्रोवाइड करेगा? हमें न्याय दिलाएगा, स्वतंत्रता दिलाएगा, समानता दिलाएगा, बंधुता को प्रमोट करेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों देखने को मिल सकती हैं। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चौथी चीज जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताई जाती है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अपनाया था। अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान को हमने बना लिया था 26 नवंबर 1949 को ही। एक तो दोस्तों 1930 से इसका लगाव था। 1930 से इसका क्या लगाव था दोस्तों? अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं होगा तो एक शॉर्ट के माध्यम से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों हमने अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने जो है इसको इंप्लीमेंट कब किया था दोस्तों? लागू कब किया था? लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने का अंतर है दोनों में। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे दोस्तों। लागू करने में ये 2 महीने का अंतर था। कितने महीने का अंतर था दोस्तों? 2 मंथ्स का। देखिए, ये भी कहा जाता है संविधान सभा की अंतिम एक और डेट यूपी पीसीएस 2017 में पूछा था, 24 जनवरी 1950 का। इस दिन दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा में जितने मेंबर्स थे, 284 मेंबर थे, वो 284 मेंबर सभी लोग संविधान पर अपने हाथों से हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीजों को 24 जनवरी 1950 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग जरा सा चीज़ों को आप और बताइएगा कि हम लोग क्या इसमें प्रयास कर सकते हैं सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।